जय हिंद मेरे दोस्त। डायरेक्ट टेक्स्ट की फर्स्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पहली क्लास डायरेक्ट टेक्स्ट की आप सभी के सामने बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। एज यूजुअल दिल्ली की कड़ाके की ठंड में आज पहली क्लास हम शुरू कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, एकदम फ्रेश माइंड से ये क्लास शुरू करेंगे। कुछ हिदायतें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या हिदायतें आपको ध्यान रखनी है, या फिर जो कह सकते हैं कि ये बातें आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द क्लास। सबसे पहली बात कि जो ये डायरेक्ट टेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा, हो सकता है ये क्लासें आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएं, एज ए डेमो लेक्चर मिल जाएं, या फिर पूरी की पूरी मिल जाए। हालांकि पूरी नहीं मिलने वाली है, तो कुछ क्लासें आपको यूट्यूब पे जरूर मिलेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये डायरेक्ट टेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा, एकदम लेमन लैंग्वेज में। पहले हम एग्जांपल्स के थ्रू किसी भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उस एग्जांपल को हम कोरिलेट करेंगे टेक्स्ट से, इनकम टैक्स एक्ट से, जो उसका टेक्स्ट है उससे कोरिलेट करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, मुझे पता रहेगा कि कब क्लास स्लो है, कब क्लास फास्ट है, क्योंकि मेरे सामने पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट है। मुझे पता है कि मुझे यहां से चल के यहां तक जाना है। लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझूं, तो मुझे पता होगा अगर मैं बैंगलोर जाना है, दिल्ली से बैंगलोर जाना है, तो मुझे पता है कि पहले मुझे घर से निकल के ऑटो लेके या कैब करके मुझे एयरपोर्ट जाना है, और फिर वहां से बस लेनी है, सॉरी, ऑटो लेके एयरपोर्ट पे जाना है और एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी है। अब मैं पहुंच गया एयरपोर्ट पे, फिर वहां से फ्लाइट लेके मुझे बैंगलोर जाना है, बैंगलोर से फिर कैब वैब करके मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो मुझे पता है कि ये चेन कैसे, तो सेम ऐसे ही इनकम टैक्स का है। मुझे पता है कि मुझे कहां से कहां चलना है, कौन सा चैप्टर कब कराना है, कौन सा सेक्शन कब कराना है, तो और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे बच्चे को दिक्कत आएगी, कहाँ पे उसके डाउट ज्यादा होंगे। तो मैं जिस हिसाब से चलूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे कि अगर सर स्लो है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे ये अगर यूट्यूब पे क्लास आती है तो ये ना कहिएगा कि सर बहुत स्लो चले गए, या फिर कमेंट में ये ना कहिएगा सर फास्ट हो गए हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से मैनेज की जाएगा टॉपिक। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको इनकम टैक्स, एकदम लेमन लैंग्वेज में जो समझाया जाता है, ताकि किसी को भी समझ आ जाए, चाहे वो इस फील्ड से रिलेटेड है चाहे नहीं है, चाहे वो इस फील्ड से रिलेटेड है चाहे नहीं है। दूसरी बात कि इस क्लास में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको। देखिए, थ्योरी तो पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आपको कानून पता होना चाहिए, लॉ पता होना चाहिए कि इस एक्ट में क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, और कानून क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। उसके बाद ही आप लोग प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो एज यूजुअल सेम कॉन्सेप्ट हम अपनी क्लास में अप्लाई करेंगे। पहले आप लोगों को थ्योरी पढ़ाएंगे, पहले आप लोगों को थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। मतलब जैसे जैसे थ्योरी पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्रैक्टिकल साथ बाय साथ चलता रहेगा, जितना भी हो, कम थोड़ा ज्यादा। लेकिन ये एक पक्का वादा है आपसे, जब ये इनकम टैक्स की क्लास खत्म होगी, आज क्लास 1 है, आज क्लास 1 है, और जब ये क्लास खत्म होगी लास्ट क्लास में, यहां से लेके जब आप लोग पहुंचेंगे लास्ट क्लास तक, आपको इनकम टैक्स 100% आ चुका होगा, जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा या जो भी आप लोगों के लिए रिलेटेबल होगा, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा एकदम एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको इनकम टैक्स समझाया जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, या कोई टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपके क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट था, किसी के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट था, और वो आपको समझना है मुझसे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। वो आपका डाउट, प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो भी चीज है वो आपका सॉल्व किया जाएगा। एक हम अपनी क्लासेस में ये चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे आज की क्लास खत्म हुई, आज की क्लास खत्म होगी, आप लोग घर जाके डेली रिवीजन जरूर कर लें। डेली की डेली जितना भी कराया जाए वो जरूर कर लें। अगर आपने वो नहीं किया तो आपका ये चीजें पाइल अप होती रहेंगी,
ये आप सब लोगों को पता होगा। लेकिन इनकम टैक्स में कुछ ज्यादा ही पायलअप होता चला जाएगा। आपको क्लास में ये इतना आसान लगेगा कि सर कुछ इनकम टैक्स तो कुछ था ही नहीं, हम तो बेवजह डर रहे थे। लेकिन अगर ये एक बार पायलअप हो गया तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी क्लास में पढ़ाया जाए आप उसको डेली डेली बेसिस पे जब जब आप क्लास अटेंड करें तब तब आप उसको रिवाइज करें। अपनी तरफ से मैं क्या एडिशन दूंगा, अपनी तरफ से मैं ये एडिशन दूंगा कि जो भी क्लास आज खत्म होती है उसको कल रिवाइज करवाऊंगा। मतलब नेक्स्ट क्लास में उसको रिवाइज करवाऊंगा 10 से 15-20 मिनट जितने लगे, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 20 मिनट लगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट क्लास को रिवाइज करेंगे ही करेंगे। और अगर पॉसिबल हो पाया तो इफ कंडीशन है, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं हफ्ते के हफ्ते भी क्लास रिवाइज कर पाऊंगा। एक तो डेली बेसिस पे आपकी एक रिवीजन खत्म हो जाएगी, साथ साथ एक आपका जो पूरा का पूरा वीक होगा, एक वीक की क्लास 6 या 7 क्लास के बाद आपको वो 6 या 7 क्लास आधा एक घंटा लगा के हम मोटा मोटी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी, ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है अब मेरी क्लास के दौरान। तो आइए शुरू करते हैं, इनकम टैक्स की क्लास ऑफिशियली शुरुआत करते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है जी क्लास में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैक्स से ही। अगर ये टैक्स की क्लास है तो सबसे पहले टैक्स से ही शुरुआत करते हैं। टैक्स है क्या, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं कि जी इनकम टैक्स में ये लिखा है, ये लिखा है, ये सेक्शन ये कहता है, ये सब सेक्शन ये कहता है, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर से जाएगा। हम एकदम बेस से एकदम ग्राउंड लेवल पे लेके चलेंगे कि जी यहाँ से अगर कोई लेमैन भी है जिसको कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत भी नहीं पता, उसको भी पूरा इनकम टैक्स समझ आ जाए, हम इस हिसाब से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो टैक्स क्या होता है, सबसे पहली बात टैक्स का मतलब कर। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कर कहते हैं। अब कर क्या चीज है, अब कर तो लगा दिया, क्यों लगाया, किसने लगाया? सबसे पहले तो यही डाउट आते हैं, किसके पास अथॉरिटी थी कर लगाने की? तो टैक्स जो लगाया गया, पहले तो आप सब लोगों को पता होगा कि ये राजा महाराजा के टाइम से लगता आ रहा है, वसूली होती थी, लगान भुगतान जो भी पास्ट में इसके नाम थे। तो कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया जनता के ऊपर। आपके मन में भी अब डाउट आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, सर क्यों लगा दिया, क्या जरूरत क्या पड़ गई, क्या करेंगे इतने पैसे का, ये सारे डाउट हम सॉल्व करेंगे। तो टैक्स जो लगाया गया, वो पहली बात तो ये कि टैक्स है क्या, क्या चीज है टैक्स? टैक्स ये चीज है कि कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है ये टैक्स। मतलब सर, मतलब ये कि जब जब सरकार को या पुराने टाइम में राजा महाराजाओं को लगा कि हमें पैसे की जरूरत है किसी भी चीज को, किसी भी काम को पूरा करने के लिए, चाहे वो पब्लिक की सेवा करने के लिए हो या किसी और काम के लिए हो, तब तब टैक्स लगाया गया। ठीक है, लेकिन ये अथॉरिटी सरकार के पास ही क्यों? एक और डाउट आएगा, भाई ये अथॉरिटी सरकार के पास ही क्यों? क्योंकि सरकार को राइट दिया गया है। कहाँ राइट दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, COI से डिनोट करेंगे हम इस चीज को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को राइट दिया कि आप एक एक्ट बनाइए और उस एक्ट के अधीन अकॉर्डिंग आप जनता से टैक्स चार्ज कीजिए, कोई एक अमाउंट चार्ज कीजिए, और जो अमाउंट आप चार्ज करेंगे हम उसको नाम देंगे टैक्स का, कर का नाम देंगे। ये लगा दिया गया जनता के ऊपर। ठीक है जी। अब सर ये लगाया क्यों गया, वाई? सबसे पहले व्हाट इज टैक्स क्लियर हो गया आपका, कौन रिकवर करता, हु आपका क्लियर होगा। वाई क्यों लगाया गया? सर इसलिए लगाया गया, सोसाइटी के जो एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करने के लिए। सोसाइटी का मतलब क्या? जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी की, जी नहीं, सोसाइटी का मतलब यहाँ पे है कि पूरे हिंदुस्तान के, अब सिर्फ हम इंडियन इनकम टैक्स की बात करें तो हम इनकम टैक्स इंडिया की ही बात करेंगे, तो जो पूरा हिंदुस्तान है उसके खर्चे बियर करने के लिए ये टैक्स लगाया गया।
लेट्स से के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आप अपने घर में होते हो तो उस चीज को या किसी भी चीज की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको कोई खर्चा है, आपको फीस, स्कूल की फीस चाहिए, कॉलेज की फीस चाहिए, आपके छोटे भाई बहन को कॉलेज की फीस चाहिए, या फिर आपको कुछ बाइक खरीदनी है, या फिर बिजली का बिल देना है, तो इन सब खर्चों के लिए आपके जो मोटा मोटी खर्चे हैं, घर के दाल चावल चीनी, रसोई के जो खर्चे हैं, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? सर ऑब्वियसली बात है, मदर फादर, बड़े भाई बड़ी बहन, जो भी गार्जियन है आपका, वो कमा के लेके आते हैं और घर का पूरा बजट मैनेज होता है, खर्चा मैनेज होता है। तो सेम चीज अप्लाई, ये था एक स्मॉल लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे। अगर मैं इसको पूरे हिंदुस्तान पे अप्लाई कर दूं, इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं कोरिलेट कर दूं पूरे हिंदुस्तान के साथ, तो आप लोग समझेंगे कि इस जैसे आपके घर को चलाने के लिए किसी की जरूरत है, किसकी? आपके मदर फादर, बड़े भाई बहन, गार्जियन की। ऐसे ही इस देश को भी चलाने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ी, सरकार की। अब सरकार पैसा कहाँ से लेके आएगी? सब आपको भी पता है, हमारे एमपी एमएलए बड़े ही सही आदमी हैं। तो अब सरकार पैसा कहाँ से लेके आएगी? सरकार कोई ये तो है नहीं कि आरबीआई से पैसा ले ले, क्योंकि आरबीआई एक सेपरेट बॉडी है। आरबीआई ये नहीं कि नोट छापती गई और बल्क में पैसा जमा होता रहा और सरकार को सारे के सारे नोट दे दिए। अब दुनिया के पास इतने नोट हो जाएंगे, उस नोट की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। जैसे इंडोनेशिया या कौन सा वो देश है, सोमानिया, पता नहीं कौन सा देश है, जहाँ पे करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं। आप इतने बल्क में नोट लेके जाओ, आपको 4 अंडे मिलते हैं, 1 किलो टमाटर मिलता है, इतने नोट में रेडी भर के नोट लेके जाते हैं। तो अब आप लोग समझो कि हमारी करेंसी की वैल्यू भी इतनी नहीं गिरनी चाहिए। तभी तो सरकार सोना देती है आरबीआई बैंक को, आरबीआई बैंक उसके बदले मनी देता है, करेंसी देता है, और उसके ऊपर लिखा रहता है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। दैट मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आरबीआई बैंक, बिलोंग्स टू आरबीआई बैंक। चलिए साहब, तो अब ये बात आपको समझ में आई कि आरबीआई फ्री में तो पैसा नहीं देगा, तो सरकार पैसा लेके कहां से आएगी? कहां से पैसा आएगा? अब बात आई कि पैसा, एक काम कीजिए, जनता से ही लीजिए। अब आप ये कहोगे सर एमपी एमएलए क्यों नहीं कर लेते? अब कितने एमपी एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं इस देश में, सब मिला के भी कितने भी मेहनत कर ले, इतना बड़ा देश है, नहीं चल पाएगा। तो एट द एंड पब्लिक को ही कोऑपरेट करना पड़ेगा। और जब एमपी एमएलए या फिर जो प्रधानमंत्री है इस देश को चलाएंगे, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मैंने बात की, वो राइट देता है भारत सरकार को कि आप एक एक्ट बनाइए, कानून पास कीजिए, और उसके अधीन ही, किसी भी कानून के तहत ही गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज कर सकती है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, या फिर अगर मैं बात करूं जीएसटी एक्ट 2017, तो ये सारे एक्ट बने, वो सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है, वो सेकेंडरी मैटर है, सिर्फ यहाँ पे समझाने की बात हो रही है। तो ये सारे जब एक्ट बने तब ही सरकार चार्ज कर सकती है अमाउंट। ऐसे नहीं कि सरकार ने मुंह उठाया और पब्लिक के यहाँ पहुंच गई कि सर हम टैक्स लगा रहे हैं, मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दी कि इतने पैसे जमा कर दीजिए। ऐसे ही तो भाई लोग जो मुंबई में भाई लोग होते हैं या फिर कहीं और वसूली वाले आदमी होते हैं, वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उनको राइट नहीं दिया, उसको इलीगल मानते हैं। कई बार कहते हैं ना वो प्रोटेक्शन मनी है, हमारे इलाके में रहना है तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इतना पैसा दीजिए। वो इलीगल इसीलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, या फिर वो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग पैसा चार्ज नहीं कर रहे, ना ही वो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आप एक काम कीजिए, कोई भी एक्ट बनाइए और उसमें ही पैसा चार्ज कीजिए। ये मैं आपका एक बेस बना रहा हूं कि यहां से टैक्स शुरुआत हुई थी, ऐसे ऐसे हुई थी, ताकि आपको कल को अगर क्लाइंटों के साथ बैठते हो मीटिंग में, कोई आपसे पूछ ले बेसिक चीजें, आपको पता होनी चाहिए। या फिर कोई भी डिबेट हो, कहीं भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी भी, आप सब समाज में बैठे तो बातें आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए।
अब बात आई कि इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है जी, इन्होंने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बनाया, क्यों लगाया, बात यहाँ पे चल रही थी। तो कॉमन सोसाइटी के जो खर्चे हैं उनको मेंटेन करने के लिए, मतलब जो आपके घर बिजली पहुँचती है, जो रोड बनाए गए हैं, जो हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, डैम है, नदियाँ बनाई गई हैं, इन सब को मेंटेन करने के लिए, स्कूल्स, एजुकेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो इन सब को मेंटेन करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है, और तब पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाया गया, कर लगाया गया, ताकि यहाँ से वसूल के और ये चीज़ें इस देश को चलाया जा सके। जो इस देश के आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, जो आप भुगतान है उस चीज़ का, आप वो कीजिए। आप एक सोसाइटी में रहते हो, उसकी कॉस्ट बियर कीजिए, तब आप टैक्स दीजिए। तभी तो आपको पता होगा कि जब आप सैलरी कमाते हो तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। जब आप कोई भी गुड्स खरीदते हो, मैंने जब ये एप्पल का पेन खरीदा तो मैंने वहाँ पे टैक्स दिया होगा। जब मैं कि कपड़े खरीदने गया जारा के शोरूम में, तो ये इस सूट का मैंने टैक्स दिया होगा, मतलब जीएसटी दिया होगा वहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं। जब आप मूवीज में जाते हो, थिएटर मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो वहाँ पे आप एंटरटेनमेंट टैक्स देते हो। तो ऐसे करके काफी टैक्स लगाए गए, तब ही ये देश चल पाया। तो ये तो थे बेसिक क्वेश्चंस कि सर ठीक है, लगाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं भारत के संविधान के ऊपर भी बात करते हैं कि ये बात कहाँ कैसे लिखी गई। अब जरा बात समझना, अब इतना बड़ा देश हमारा, बहुत बड़ा देश है। अब सोचे कहाँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बहुत लार्ज लेवल पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया। अब जब इस बात को चलाया गया कि इतने बड़े देश को कैसे संभाला जाएगा, तो उन्होंने कहा सर एमपी एमएलए संभाल लेंगे। आज की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, एमपी एमएलए संभाल लेंगे। तो मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, पहले मैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या हुआ कि एक आदमी गया यूएस में, तो वहां पे जाके वो किसी से ऐसे ही बात करने लग गया, यूएस में। तो कहता है, जो वहां का बंदा था यूएस का, तो वो कहता कि जी हमारे यहाँ तो एक बंदा $5,000 $5,000 पर मंथ कमाता है, मतलब मोटा मोटी 5 3 साढ़े 3 लाख के अप्रोक्स में इतना पैसा कमाता है पर मंथ, और उसमें से $4,000 खर्च कर देता है। तो जो हिंदुस्तान से आदमी गया था वो पूछता है कहाँ खर्च कर देता है। तो जो वो बंदा होता, सामने वाला यूएस का बंदा होता, वो कहता है हमें नहीं पता जी कहाँ खर्च करता है, और ना ही हमारी सरकार पूछती है कहाँ खर्च करता है, उसकी जहां मर्जी हो वहां खर्च करता है, हमारी सरकार तो पूछती ही नहीं। तो वो जो इंडिया से बंदा गया था वो कहता है कि हमारे वहां के एमपीज एमएलएज जो होते हैं उनकी सैलरी हजारों में होती है, या कहीं लाखों में भी होती है, चलो, और वो लोग करोड़ों में खर्च करते हैं। आपके यहाँ तो सिर्फ $5,000 कोई बंदा कमाता है और $4,000 खर्च कर देता है, 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए की बात है, उसमें से 2 ढाई लाख रुपए खर्च कर देता होगा। हमारे वहां पे तो जो एमपी एमएलए होते हैं वो हजारों में कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं और करोड़ों में खर्च करते हैं। अब यूएस वाला भी अचरज में कि यार कम कमा के फालतू कैसे खर्च कर सकता है। वो कहता है फिर कैसे खर्च करता है। तो वो जो हिंदुस्तान का, वो भी उसको यही बात कहता है कि ना तो हम पूछते हैं, ना हमारी सरकार उनसे पूछती है कि आप लोग कमाते कम हो और खर्च कैसे करते हो। तो ये तो हाल है हमारे एमपी एमएलए हमारे इस देश का। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे थे कि जो भारत का संविधान है, अब इतना बड़ा देश, इस पूरे देश को मैनेज करने के लिए बात आई कि सर कॉन्स्टिट्यूशन हम बना तो देते हैं, ये तो है नहीं कि 5-10 पेजेस का ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कौन सी बात कहाँ लिखी जाए। समस्या ये थी कि अगर बाई चांस मुझे, अगर ये घड़ी खरीदने जाना है, लेट्स से एक बार एक एग्जांपल लेते, तो मुझे ये घड़ी खरीदने जाना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सीधा वॉच की दुकान पे जाऊँगा और ये घड़ी खरीद लाऊंगा।
अब मान लीजिए किसी को कुछ पता ही ना, कोई प्रोसीजर ही ना, कोई सामान कहीं बिक रहा, कोई चेयर कहीं बिक रही है, कुछ कहीं बिक रहा, कपड़े कहीं बिक रहे, कोई मार्केट की अर्थव्यवस्था, वो एक मैनेजमेंट ही बिगड़ा हुआ है, तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा ना घड़ी को सर्च करना कि कौन सी दुकान पे मुझे घड़ी मिलेगी। तो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको बनाया गया कि जी जब भी आप कुछ सर्च करेंगे तो इन्होंने कहा हम इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी चीज आपको ढूंढनी हो आप बेझिझक वहां जाना, हम आपको नंबर बता देंगे और वहां उस से रिलेटेड वो चीज लिखी होगी। ठीक है जी। तो इसको इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, संविधान ने, इन्होंने बताया कि जब भारत का संविधान बना तो जब भारत का संविधान बना तो उन्होंने कहा कि इसको हम शेड्यूल्स में बांट देते हैं, शेड्यूल्स में बांट देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा हम इसको आर्टिकल्स में बांट देंगे, इन्होंने कहा हम इसको एंट्री में भी बांट देंगे। मतलब हम इसको पहले बड़े लेवल पे बांटेंगे, फिर उसका एक छोटा लेवल बनाएंगे, फिर उसका और छोटा लेवल बनाएंगे। तो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो उसका जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल मतलब उसका कोई 7वां पार्ट होगा, कहीं ये बात लिखी गई है, वहां पे एंट्री नंबर 82 लिखी गई है। उस एंट्री में, एंट्री नंबर 82 में ये बात समझाई गई है कि एंट्री नंबर 82 में ये बात समझाई गई है कि आप इनकम टैक्स चार्ज कर सकते हैं। मैं जब आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो आप ये बात समझेंगे। एंट्री नंबर 82 में ये बात समझी गई है भारत सरकार टैक्स चार्ज करेगी। उसमें लिस्ट दी गई, 3 लिस्ट है, एंट्री 82 में 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इन दोनों का मिक्सचर। कई बार होता है कि बंदा मिक्स करता है एक साथ। तो एंट्री बनाई गई है, ये मैंने आपको बता ही दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब बात आई कि सर हमने सब कुछ बांट दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। आपने सुना होगा कि आपने सुना होगा, आप समझ रहे होंगे मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा कैमरे में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो टाइम उसका जरा मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो चलिए, हमारे कैमरामैन को भी दिख गया है कि हाँ टाइम हो सकता है मैनेज करना। तो टैक्स की अगर मैं बात करूं तो 2 तरह का आपने टैक्स सुना होगा मार्केट में, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी, जो मोटे मोटे तौर पर सुनते हैं कि जी ये 2 टैक्स जो एक हाइक बनी हुई है किसी चीज की, कि या तो इनकम टैक्स देना होता है या जीएसटी देना। इसके अलावा भी टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, स्टैम्प ड्यूटी होता है या फिर कस्टम ड्यूटी होती है, बहुत सी तरह के टैक्सेस हैं। तो इन्होंने क्या किया कि टैक्स को 2 उसमें बांट दिया, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? 2 उसमें टैक्स बटा। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली टैक्स लगता है, ये सही बात है, जो डायरेक्टली लगता है वो डायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्टली लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। समझते, अभी समझते। डायरेक्टली का मतलब सीधा उस बंदे के ऊपर टैक्स लगना डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, और अगर मैं इस टैक्स को घुमा के लगाऊं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कई बार आपकी जब किसी दोस्त से या किसी दोस्तनी से, मतलब फीमेल फ्रेंड से, जब आपकी लड़ाई हो जाती है, चाहे वो प्यार में हो चाहे कहीं पे भी, तो आप लोग कहते होंगे कि डायरेक्टली बोलना, मुझे डायरेक्टली बोल, इनडायरेक्टली क्यों बोल रहा है? इनडायरेक्टली का मतलब क्या तो वो किसी बात के अंदर बात कहेगा,
मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपको बात, लेकिन वो कुछ ऐसी बात कहेगा आप समझ जाओगे कि ये बंदा ये बात कहना चाहता है बजाय इसके कि जो ये बोल रहा है। या फिर अगर उसने किसी तीसरे बंदे के थ्रू कहलवाई वो बात, जैसे कई बार स्कूल में भी होता है, कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो डायरेक्टली जाके तो प्रपोज नहीं करता, अपने किसी दोस्त को जो उसका भी दोस्त हो उसको उसके थ्रू संदेश पहुंचाता है कि जी हम आपको पसंद करते हैं। तो इनडायरेक्टली ये बात समझाएगी, मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उस लड़के या लड़की को प्रपोज नहीं किया, इनडायरेक्टली किसी के थ्रू कहलवाया, तो ये इनडायरेक्ट होता है। तो टैक्स का भी ऐसा ही है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब थोड़ी देर के लिए परमानेंट अपने यहाँ से थोड़ा शांति कर देते हैं, हम इनकम टैक्स की पे आ जाते हैं। जब भी इनकम टैक्स एक्ट आपसे कोई टैक्स चार्ज करता है, कोई क्या इनकम टैक्स ही चार्ज करेगा, जब वो डायरेक्टली आपसे करता है, डायरेक्टली आपसे करता है मतलब बोर्न बाय द कंज्यूमर, मेरी जेब से डायरेक्ट निकलेगा, यहां से डायरेक्ट निकलेगा वो और डायरेक्टली सरकार के पास जाएगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मतलब आपने सैलरी कमाई और जब साल खत्म हुआ तो आपने अपनी रिटर्न फाइल की और सरकार को टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स डायरेक्ट, आपने डायरेक्ट अपनी रिटर्न फाइल की और डायरेक्ट इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके अपना टैक्स पे कर दिया, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्स की मैं जो बात करूं, अब यहां पे आपने देखा होगा कि कोई भी गुड्स अगर मैं लेता हूं, कोई भी गुड्स अगर मैं लेता हूं, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता है, जैसे लेट्स से फोन की अगर मैं बात करूं, अगर ये फोन जब बना होगा, ये फोन जब बना होगा तो सबसे पहले इसको किसने बनाया होगा, मैन्युफैक्चरर ने बनाया होगा। मैन्युफैक्चरर के बाद ये कहाँ आया होगा, होलसेलर के पास आया होगा। होलसेलर के बाद ये कहाँ आया होगा, रिटेलर के पास आया होगा। और रिटेलर के बाद ये आया होगा तो कंज्यूमर के पास आया होगा, मतलब मेरे पास आया, मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ, इसको यूज कर रहा हूँ। तो जब ये फोन मैंने यूज किया, कंज्यूम किया, तो लास्ट में इस पे जो टैक्स लगा होगा, जीएसटी की अगर मैं बात करूं, तो किसने बियर किया होगा, मैंने बियर किया होगा, मैंने बियर किया होगा। तो ये टैक्स इनडायरेक्टली लगाएगा, मतलब जब यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट कह लो, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी डिपार्टमेंट जो बैठा है, मैन्युफैक्चरर ने इसको टैक्स दिया कि जी ये लो जी, मैंने ये माल बना दिया, ये फोन बना दिया और ये आप टैक्स लो, अब मैं इसको बेचूंगा, ठीक है। जब इस मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को ये मोबाइल दिया तो इस होलसेलर ने इसको टैक्स दिया होगा, क्यों, ये कहेगा भाई मैंने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पहले ही दे दिया, जीएसटी डिपार्टमेंट को, तो मुझे आप टैक्स दो। जब इस होलसेलर ने रिटेलर को ये फोन बेचा होगा तो इस रिटेलर ने टैक्स दिया होगा होलसेलर को, होलसेलर कहेगा भाई मैंने तो मैन्युफैक्चरर को टैक्स दे रखा है तो मैं तो तुमसे लूंगा ही लूंगा। जब कंज्यूमर की बारी आई, मतलब मेरी बारी आई, तो रिटेलर ने मुझे फोन दिया और मुझसे टैक्स ले लिया, क्यों, कहेगा भाई मैंने होलसेलर को दे रखा था। लेकिन मैं किसको कहूंगा आगे, मुझे तो बेचना ही नहीं है, मुझे तो कंज्यूम करना है, यूज करना है, मैं किसी सामने वाले को थोड़ी कह सकता हूं। तो इस पे जो जीएसटी लगा तो ये इनडायरेक्टली टैक्स हुआ, इनडायरेक्टली मुझ पे लगता आया है। डायरेक्टली क्या मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जीएसटी डिपार्टमेंट को टैक्स दिया, नहीं, मैंने तो रिटेलर को दिया, रिटेलर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया और मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी डिपार्टमेंट को दिया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। वो आप अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे। हमारी क्लासेस किसकी हैं, इनकम टैक्स की, जो डायरेक्टली लगाया जाता है, मतलब आपका और मेरा डायरेक्टली कनेक्शन है, हम किसी तीसरे के थ्रू नहीं मिले हैं, हम तो डायरेक्टली आपसे वार्तालाप होगी ना, कभी तीसरे के थ्रू कोई वार्तालाप होगी, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप डायरेक्टली, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आप पढ़ा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 836 858 7373। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे हम इनकम टैक्स डायरेक्टली पढ़ रहे हैं।
चलिए सब, तो अब बात आई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमने आपको समझा दिया। अब इनकम टैक्स की बात करते हैं। फाइनली अभी तक हमने आपका एक प्लॉट क्रिएट कर दिया इस 30-35 मिनट के दौरान कि जी इतना आपका ये पोर्शन ऐसे ऐसे आया है, यहां से इसका जन्म हुआ था, ऐसे ऐसे लोग हमसे चार्ज करते हैं, उनका ये राइट है, यहां ये राइट लिखा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनली, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बाहर आके हम फाइनली आए अपने इनकम टैक्स पे। 1961 जो इनकम टैक्स है 1961 में बन गया था, लेकिन आया कब से तक, कम इनटू फोर्स 1962 1962, मतलब अगले साल से ये बनाया गया था 1961 में, लेकिन अप्लाई हुआ था 1962 से। पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई है आज के टाइम पे इनकम टैक्स एक्ट, पूरा का पूरा। आपने बहुत सी जगह पढ़ा होगा कि कई एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते, वहां का कुछ अलग संविधान है या कुछ अलग चीजें हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर के मिला के पूरे हिंदुस्तान पे लगता है। तो मतलब आप कहीं का भी ऑल ओवर इंडिया क्लाइंट ले सकते हैं। आज तो डिजिटली जमाना है, हम भी आपसे डिजिटली कनेक्ट हैं, तो आप कहीं पे भी अपना क्लाइंट बना सकते हैं। तो वो जम्मू एंड कश्मीर का भी क्लाइंट हो सकता है, ये नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर में अलग से इनकम टैक्स लिया जाता है, वो यही इनकम टैक्स चलता है। तो इनकम टैक्स है वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में चलता है, कहीं पे भी एक्सक्लूड नहीं है। बाकी कई एक्ट हो सकते हैं, शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां नहीं लगता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में शायद नहीं लगता, मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ साल पहले मैंने पढ़ा था, अभी के करंट सिचुएशन का मुझे नहीं पता। अब इनकम टैक्स जब बना तो यहां पे बात आई कि इतना बड़ा इनकम टैक्स है, फिर वही बात सेम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सेम वैसे ही इनकम टैक्स है। जब उन्होंने कहा कि भाई अगर अगर कोई बंदा सैलरी कमाता है, कहीं पे जॉब करता है, और अगर उसको ये देखना है कि जी मुझे कितना टैक्स देना है और कैसे देना है टैक्स, तो टैक्स कैसे देगा वो। अब दिक्कत आई, इतना बड़ा एक्ट, इतनी मोटी मोटी किताबें होती इनकम टैक्स की, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम ना सेक्शंस बना देते, सेक्शन मतलब सेक्शन, पार्ट बना देते हैं, बॉक्सेस बना देते हैं एक तरह के। इन्होंने कहा इनकम टैक्स के ना हम सेक्शन बना देते हैं, मतलब पार्ट बना देते हैं। अब अगर आपको लेट से आप सैलरीड पर्सन हो, तो आप 15 से 17 सेक्शन, 15 to 17, 3 सेक्शन आप जाके पढ़ सकते हो वहां पे, 15 to 17। ऑल्दो इतने छोटे नहीं, ये सेक्शन बहुत बड़े हैं, हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे डिटेल। तो आप सेक्शन इतना पढ़ जा सकते हो जाके, आपको कोई और फालतू का इनकम टैक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जाना उस पेज पे ऐसे ऐसे सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 पढ़ना, और आपका सैलरी मोटा मोटी कवर हो जाएगा। मोटा मोटी क्यों बोला मैंने, क्योंकि लिंकेज रहती है अदर सेक्शन से भी, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेक्शन जाके पढ़ देना, हाउस प्रॉपर्टी का पढ़ने तो 22-23 सेक्शन पढ़ लेना, 24 सेक्शन पढ़ लेना। अगर आपका बिजनेस है तो 28 सेक्शन से लेकर 44 डीबी तक पढ़ लेना। अगर आपको पता ही नहीं कैपिटल गेन है, तो आगे सेक्शन पढ़ लेना 45 to 55। और आपका कुछ नहीं पता तो एक नाम दिया गया अदर सोर्सेज, सब कुछ उसमें डाल दो 56 to 59, वो पढ़ लेना। तो इन्होंने ऐसे करके सेक्शंस बना दिए कि आप स्पेसिफिक जाके ऐसे पढ़ सकते हो। अब सेक्शंस क्या हुआ, जैसे जैसे अब क्या हुआ कि सेक्शंस में बना, सब सेक्शन भी बनाने पड़े। सब सेक्शन मतलब इस सेक्शन का भी एक पार्ट बनाया इन्होंने, सब सेक्शन। देखिए कहानी में ना हम इनकम टैक्स पे आ चुके हैं, तो अब थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम सब सेक्शन
क्या हुआ कि सेक्शंस बहुत बड़े बड़े बनने लगे। फिर वही दिक्कत कि कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, तो इनको सब सेक्शंस बनाने पड़े। जैसे 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 अब कहा जाता है कि जो इनकम टैक्स बनाया है आज तक का, जो इनकम टैक्स है उसमें बहुत बड़ा हाथ धीरू भाई अंबानी का भी है। क्योंकि उस टाइम पे जब ये 1961 में आया था, उस टाइम से लेके उसके बाद तक धीरू भाई अंबानी ने इतने लूप होल्स निकाले इस इनकम टैक्स में कि इनको इतने अमेंडमेंट्स, इतने सेक्शन, सब सेक्शंस, रूल्स, सब रूल्स, क्लोज, सब क्लोज लेके आने पड़ गए। तो काफी जो कहते हैं क्रेडिट दिया जाता है वो धीरू भाई अंबानी को दिया जाता है, रिलायंस फाउंडर, कि उनकी वजह से इनकम टैक्स बहुत चेंज हुआ, बहुत चेंज हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत लूप होल्स निकाले। तो सेक्शन, सब सेक्शंस बने, क्लॉज, सब क्लॉज बने। क्लोज, सब क्लोज बने, मतलब इसको पार्ट में बांट दिया इनकम टैक्स को, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, यहाँ जाके ऐसे ऐसे आप पढ़ लेना, ताकि आपको भी ढूंढने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो कभी भी। इतने बड़े इनकम टैक्स को इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, पार्ट्स में बांट दिया। चलिए साहब, अभी तक का हमने आपको समझाया इनकम टैक्स का बेसिक पार्ट, बिल्कुल बेसिक पार्ट। अब फाइनली आपका आता है जो आज का हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो बेसिक चैप्टर है। यहां पे आपको पता चलेगा कि पूरे इनकम टैक्स में क्या है, कैसे है, कैसे चीजें बनी है, कैसे टैक्स लगता है, कितना टैक्स लगता है, किस हिसाब से प्रोविजंस का मतलब जो उसमें धारा में लिखी, धारा मतलब सेक्शन, हिंदी में धारा बोलते हैं, उस सेक्शन में कोई बात लिखी गई है तो वो किस हिसाब से लिखी गई है, ये सारी चीजें हम आपके साथ पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा लास्ट क्लास तक, आज फर्स्ट क्लास है, लास्ट क्लास तक जब आप मेरे साथ होंगे तो पूरा इनकम टैक्स आपका कवर हो चुका होगा आपके लेवल तक। फिर भी अगर आपको डाउट बचता है तो मैंने आपको अपना नंबर्स दिए ही, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज टैक्स। अब क्या है कि थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल देख लेते हैं, क्या पता मैंने सही पढ़ाया, गलत पढ़ाया, ये तो आपके मन में डाउट हो गए होगा, क्या पता ये बात लिखी थी, नहीं लिखी थी, सर को क्या पता कहाँ से ये बात उठ के आई। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बात कहाँ, क्या सच में ही लिखी थी या ऐसा कुछ नहीं। व्हाट इज टैक्स? टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सबसे पहले कहा कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। ये नहीं कि कोई भी राह चलता गुंडा मवाली पैसे रिकवरी करने में, गवर्नमेंट के थ्रू कंपल्सरी है, ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, कंपल्सरी है। जो सरकार ने बोल दिया भाई 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से ऊपर कुछ भी हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। इट इज द फाइनेंशियल चार्ज, इट इज द फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब लगाना, लगाना इंपोर्ट चार्ज करना, बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, इनकम मतलब इनकम पे कौन सा टैक्स लगाया इन्होंने, इनकम टैक्स। कमोडिटी, कमोडिटी पे कौन सा लगाया, कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स, कमोडिटी का मतलब है गुड्स, कोई भी इनकम टैक्स आपकी इनकम के ऊपर लगा है जो साल में एक बार लिया जाता है। कमोडिटी का मतलब बार बार लिया जाता है, मतलब जैसे ही कमोडिटी सेल होगी वैसे ही आपसे टैक्स लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं इस फोन की, अगर मैं बात करूं इस फोन की, जैसे ही इस फोन को बेचेंगे वैसे ही टैक्स चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे कमोडिटी, जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी, अभी हम एक बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, कस्टम ड्यूटी, वे वगैरह, एंटरटेनमेंट टैक्स वो बाद में समझेंगे। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, सर्विस, सर्विस। अब मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको कोई गुड्स दे रहा हूं, इस टाइम पे कुछ नहीं दे रहा हूं, मेरे यहां से आपके यहां कुछ नहीं जाएगा, मेरे यहां से सिर्फ आपको नॉलेज दी जाएगी इनकम टैक्स की। मैं अगर सीए इन प्रैक्टिस हूं, अपने ऑफिस में बैठा हूं और कोई क्लाइंट आता है मेरे पास कि सर मुझे इसके बारे में कंसल्टेंसी चाहिए आपसे, मुझे नहीं पता कि कितने % टीडीएस मैं चार्ज करूं इस क्लाइंट से,
मुझे टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है, और अगर काटना है तो कितने परसेंट चार्ज करूं। मेरे पास कंसल्टेंसी आती है, मेरे पास जीएसटी का कोई कंसल्टेंसी आती कि सर आप मुझे इतना बताइए कि इसके ऊपर कितने परसेंट का जीएसटी लगेगा, कौन से एचएसएन कोड में इसको डालूं मैं, कौन सा एचएसएन कोड लगेगा, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा भी कि जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये अगर कोई मुझसे कंसल्टेंसी लेता है तो मैं उसको कोई गुड्स तो नहीं देता हूं, मैं तो उसको सिर्फ मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। अगर मैंने उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड की है तो उसके बदले में मैं फीस चार्ज करूंगा, मतलब कोई मैंने एक्टिविटी की है तो उसका सर्विस। तो इन्होंने कहा इट इज द फाइनेंशियल चार्ज फीस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन किस पे, इनकम पे, कमोडिटी पे, सर्विस पे, सब पे लगा दी। व्हाई द टैक्स इज लेविड, लेविड का मतलब लगाना, इम्पोज लगाना, लेविड लगाना। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर। कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो मैंने बताया था कि सोसाइटी के जो कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर उन सबको करने के लिए ये खर्चे, इन खर्चों को निपटाने के लिए सरकार ने टैक्स लगाया ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब वो बिल्कुल सोसाइटी नहीं है जहां पे आप लोग रहते हैं। टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। बेसिक मतलब एकदम बेसिक, नीचे का, निचले लेवल पे, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब पैसा आना, जनरेट करना। तो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पैसा यहीं से आता, विच आर यूटिलाइज्ड फॉर, यूटिलाइज करता है, उसको यूज किया जाता है, मीटिंग द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट। एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट कौन से, वो वाले बिल्कुल नहीं जो एमपी एमएलए करोड़ों खर्च करते हैं, वो वाले बिल्कुल नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट के एक्सपेंस, कौन सा, डिफेंस, जो भारत की सीमा पे हमारे जवान खड़े, हमारी रक्षा कर रहे थे रात, उनको सैल्यूट है। वो जो रक्षा कर रहे हैं हमारे इस देश की, जो हवा में वायु सेना है, जल सेना है, ये सारे जो बंदे हमारी रक्षा करते हैं, डिफेंस पे पैसा खर्च किया जाता है, वो हम आप लोगों के टैक्स से ही उनकी सैलरी दी जाती है। एजुकेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन अच्छी बताई जाती है, तो जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट ही देगी, तो वो भी हमारी जेब से ही पैसा देगी। हेल्थ हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स की सैलरी, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलाज होता है, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री या फिर बिल्कुल नॉमिनल चार्ज 10, 20, 50, 100 रुपये फीस ली जाती है। 10, 20, 50, 100 रुपये की हॉस्पिटल्स में पर्ची कटती है, पर्ची बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स, डैम्स, रोड, बांध बना दिए, डैम्स बना दी गई। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, मतलब जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसमें रहने का खर्चा आपसे टैक्स के रूप में लिया जाता है। अब आपको पूरी तरह क्लियर होगा कि टैक्स है क्या। पावर टू लेवे, लेवे मतलब लगाना, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। आर्टिकल 265, अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पार्ट्स में बांटा गया, शेड्यूल्स में, आर्टिकल्स में, एंट्री में, लिस्ट में। तो आर्टिकल 265 ऑफ सीओआई, सीओआई का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट सिवाय, एक्सेप्शंस सिवाय, इसके सिवा, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ ही आपसे चार्ज कर सकता है, एक लॉ बना के ही, ये नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे पैसा लेगी, एक लॉ बनाएगी उसके अधीन ही पैसा लेगी। Thus, to levy any tax, a law needs to be framed by the government. गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना ही पड़ा, एक लॉ फ्रेम करना पड़ा, फ्रेम मतलब बनाना, फ्रेम करना पड़ा। इनकम टैक्स एक्ट बनाया, जीएसटी एक्ट बनाया, कस्टम एक्ट बनाया, ये सारी चीजें बनाई गई, इसके अधीन ही, इसके तहत ही, इसके अकॉर्डिंग ही आपसे कर वसूला जा सकता है। पार्लियामेंट, यूनियन, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एसजी नोट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड, मतलब उनके पास पावर है, एम्पावर है टू लेवी टैक्स बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द सीओआई। 246 आर्टिकल नंबर 265, 265 आर्टिकल में ये लिखा गया था कि टैक्स सिर्फ कोई लॉ बना के ही लिया जाएगा, और पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों को आर्टिकल 246 में ये पावर दी गई कि आप टैक्स चार्ज करेंगे तो आप आर्टिकल 246 में चार्ज करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, इसको छोड़ देते, सीओआई गिव्स पावर
वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी, ये वही बात है। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन का मतलब मैंने बताया था, जब भी आप यूनियन शब्द पढ़ो उसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल ऑफ COI, 7वें शेड्यूल में लिखा गया है, give powers to parliament to levy taxes on income other than agriculture income। एग्रीकल्चर इनकम, किसान भाइयों की जो इनकम है वो एग्जेप्ट होती है, मतलब अदर देन एग्रीकल्चर इनकम छूट होती है। उस पर भी कुछ टैक्सेशन के प्रोविजन, जब हम डीपली जाएंगे वहां पे तो पढ़ेंगे। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 इन कंटेन 3 लिस्ट। उस जो 246 है उसमें 3 लिस्ट इन्होंने बनाई। आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट में इन्होंने क्या बनाया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब CG हैज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब एक राइट है, मतलब उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है, उसी के पास सिर्फ पावर है, उसके अलावा कोई और टैक्स नहीं लगा सकता, एक्सक्लूसिव पावर है। टू मेक लॉज, लॉ बनाते हैं, मैटर्स कंटेन इन द यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट CG SG हैज एक्सक्लूसिव, कुछ ऐसे मैटर है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ही चार्ज कर सकती है टैक्स। MCD, जो आपके यहाँ पे कोई भी MCD वगैरह होगी, नगर निगम पे जो टैक्स चार्ज किया जाता है, चूल्हा टैक्स भी बोलते कई जगह, तो वो शायद स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता शायद। टू मेक लॉज ऑन मैटर कंटेन्ड इन द स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, बहुत जहां पे दोनों को टैक्स चार्ज करना, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे दोनों, कॉन्करेंट मतलब जहां पे दोनों का। टाइप ऑफ टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। पर्टिकुलर्स डेफिनेशन, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स कहता है इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन। वेल्थ का मतलब धन, जो संचय किया, वेल्थ टैक्स लगता है। तो वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है, तो ये डायरेक्टली उस बंदे की जेब से निकाला जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इफ टैक्स इज लेविड ऑन प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस। किस पे, कोई भी सर्विस या फिर प्राइस पे। सर्विस, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, किसी एडवोकेट के पास जाते हो, तो वो सर्विसेज देते हैं। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इंसिडेंस किस पे पड़ेगा, इम्पैक्ट किसके पे पड़ेगा, वो कहता है आर ऑन द सेम पर्सन। सेम पर्सन का मतलब उसी पर्सन पे जिस पे सरकार ने टैक्स मांगा, पूछा, लिया, उसी पे इम्पैक्ट पड़ा। डायरेक्ट टैक्स सीधा, मैंने कहा था डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द सेम पर्सन, सीधा उसी बंदे पे, किसी और के थ्रू प्रपोज नहीं किया लड़की को, डायरेक्टली जाके जिसने बोला कि मैडम आई लव यू सो मच, तो उसको डायरेक्टली वो लड़की भी मिली। अब इनडायरेक्टली में तो हो सकता है आपने कहा हो कि यार मैं इसको पसंद करता हूं या पसंद करती हूं, और सामने वाले ने कुछ और ही बोल दिया, तो हो सकता है आपकी बात ना बने। तो डायरेक्टली हमेशा जब भी बोले डायरेक्टली बोले। तो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स आर ऑन द सेम पर्सन, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस टैक्स ऑन द डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट पर्सन का मतलब मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको समझाया था कि ये यहाँ पे जो मैंने समझाया था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, मतलब डिफरेंट पर्सन्स पे वो पड़ता है, लास्ट में कंज्यूमर को भी आएगा। लेकिन इनकम टैक्स मेरा डायरेक्टली आया था, ठीक है। लेविड ऑन इनकम और वेल्थ, प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जो इनडायरेक्टली टैक्स लगते हैं वो प्राइस और गुड्स पे लगते हैं। बर्डन किस पे आएगा, डायरेक्टली बोर्न बाय द डायरेक्टली, बर्डन फॉल्स ऑन द फाइनल कंज्यूमर पे। जब मैं इस फोन का फाइनल कंज्यूमर था तो इसका बर्डन किसने लिया, मैंने ही तो लिया। मैंने रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने उसको होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दे दिया, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिया। तो डायरेक्टली बर्डन तो लास्ट में मैंने बियर किया ना, GST वगैरह का इस पे। टाइम ऑफ कलेक्शन ईयरली बेसिस पे। आप जब भी ITR फाइल करते हैं तो वो ईयरली बेसिस पे करते हैं, पूरे साल में। तो जो टाइम ऑफ कलेक्शन है, कलेक्टेड ऑन ईयरली बेसिस। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, परचेज ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। रेंडर मतलब प्रोवाइड करना, सर्विस देना, रेंडरिंग ऑफ सर्विस।
तो जब भी आपका माल बिकेगा इनडायरेक्ट टैक्स में आपको टैक्स देना होगा, इनडायरेक्टली आपको टैक्स देना होगा। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जब भी माल बिका तुरंत टैक्स दे दो। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है सैलरी वगैरह पे जो लगता है, रेंटल इनकम, आपके बहुत से मकान है आप उनको रेंट पे देते हो, वहां पे जो आप रेंटल इनकम चार्ज करते हो, हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होगी आपकी, तो उस पे आपको ईयरली बेसिस पे टैक्स देना होगा, क्योंकि आपकी वो आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो ईयरली बेसिस जाती है, जबकि जीएसटी की जो रिटर्न है वो मंथली बेसिस जाती है। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और असेट्स, और यहाँ पे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। चलिए साहब, फाइनली कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉस। कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट्स वगैरह, ये इसका कंपोनेंट है। चलिए साहब, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉस, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉस। अब मैंने आपको बताया था कि जो इनकम टैक्स है 1961, इट कम इनटू फोर्स होल इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 1 अप्रैल 1962 से ये अप्लाई हो गया था। It contains 298 sections and 14 schedules। 14 शेड्यूल बने और उनमें 298 सेक्शंस बने, 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल्स इनकम टैक्स में, वो आपको पढ़ने हैं। जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो या आपके क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल हो वो आप पढ़िए। इस सेक्शन में है सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज। सेक्शन के अंदर क्लॉज सब क्लॉज हो सकता है। क्लॉज सब क्लॉज मैंने आपको बताया था कि बताया नहीं था, डेफिनेशंस नहीं दी थी, अभी समझा देते क्लॉज सब क्लॉज की डेफिनेशंस क्या है। चलिए, क्लॉज सब क्लॉज की अगर मैं बात करूं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब मैं सीए कर रहा था, आज के टाइम पे तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन जब मैं सीए कर रहा था तो हम रहते थे जी लक्ष्मी नगर में। दिल्ली में लक्ष्मी नगर एक जगह है, यहाँ पे जैसे कोटा में आईआईटीएंस होते तो यहाँ पे आपको सीएज मिलते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि जय आप पत्थर फेंक के मारोगे तो शायद वो सीए के ऊपर ही लगेगा या सीए करने वाले के ऊपर लगेगा। तो जब मैं लक्ष्मी नगर में रहता था तो हम हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहते थे तो कई बार क्या होता है कि हॉस्टल में 2 शेयरिंग पे भी आपका रूम होता है या 3 शेयरिंग पे भी, थ्राइस पे भी रहता है। तो हम शुरुआत में 2 बंदे रहते थे और उसके बाद में शायद 3 रहने लग गए थे। अलग अलग बेड्स होते हैं, आप रह सकते हो, काफी बड़ा हॉल होता है, कमरा होता है। तो जब हम वहां रह रहे थे तो सर्दियों का टाइम था, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2022, तो उस टाइम की बात है, दिसंबर जनवरी की ही बात है। तो जब हम वहां रहते थे लक्ष्मी नगर में, तो सर्दियों के टाइम में एक जो हमारे मित्र है, दोस्त है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं ना, सर्दी ज्यादा हो गई है, हम एक रूम हीटर ले आते हैं। अब हॉस्टल वाले ने रूम हीटर प्रोवाइड नहीं किए थे। हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे के सारे बंदों ने मिलकर पैसे दिए और एक रूम हीटर ले आए। अब सबने पैसे डाले इसके अंदर, 3 बंदों ने, और रूम हीटर आ गया, यूज करने लग गए। अब क्या हुआ, वो था मेरा फाइनल ईयर। अब जो मेरे साथ दोस्त रहते थे उनका उस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था और मेरा क्लियर हो गया था, तो मैं वहां से निकलना था, मुझे वहां से, क्योंकि मुझे अपनी आगे की लाइफ प्रोसीड करनी है। तो जब मैं वहां से निकला तो मैंने कहा कि यार मैं तो जा रहा हूं, जो मेरे से रिलेटेड सामान था वो भी जा रहा है, लेकिन ये रूम हीटर रह गया।
अब देखिए क्या होता है ना, सीए प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है, आपको एक एक पैसे की कीमत सिखा देता है, या फिर ये कहें कि थोड़ा सा मनी माइंडेड बना देता है, कोई बुराई नहीं। मैंने कहा यार ये रूम हीटर जो हम लेके आए थे, मैंने यूज किया, मैंने एक सीजन पूरा यूज किया, लेकिन मैं जा रहा हूं तो मुझे इसका पैसा वापस चाहिए। मैं तो अब इसको यूज नहीं करूंगा, इसको तो कोई और ही यूज करेगा। तो उन्होंने कहा यार हम कैसे पैसा देते हैं इसका, आप तुमने यूज कर लिया, अब तुम लेके तुम जाओ यार, इतना तो यारी दोस्ती में कर ही देते हैं। लेकिन मैंने कहा यार देख बात ऐसी है, TTMM मतलब तू तेरा मैं मेरा, TTMM मतलब। मैंने कहा भाई देखो तुमने अपना शेयर लगाया, तुम यूज कर रहे हो, मैं अपना शेयर लगाऊंगा, मैंने यूज किया। अगर तुम्हें करना है तो कोई बात नहीं, कुछ पैसा काट लो। लेट्स से हमने 250 रुपए मिलाया था, मुझे याद नहीं उस टाइम पे कितने थे, 250 रुपए हमने मिलाए और 750 रुपए में रूम हीटर आ गया था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने यूज कर लिया तो 100 रुपए काट लो, 150 रुपए तो मेरे वापस करो यार। अब कोई और यूज करेगा, उसको मैं फ्री में क्यों दूं? तुम तो मेरे दोस्त है, चलो मैं कर दूं तुम्हारे लिए, लेकिन और तीसरा बंदा आएगा वो तो फ्री में यूज करेगा, मैं उसको क्यों फ्री में दूं? मेरा तो वो दोस्त नहीं है ना, तुम्हारा भी दोस्त है। उसने कहा बात तो सही है, उसका भी तो हक है पैसे देने का जब वो चीज यूज करेगा। तो जब मैंने कहा, तो यहां पे क्या हुआ कि जो इसका स्टोरी का जो पर्पस है वो ये है कि तू तेरा मैं मेरा, मतलब इंडिपेंडेंटली हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तुम अपना देखोगे, मैं अपना देखूंगा। मेरा ग्रेस ऑफ गॉड टचवुड उस टाइम पे अटेम्प्ट क्लियर हो गया था, हम चले गए थे वहां से। अब ये हीटर, रूम हीटर जो है वो कोई भी यूज करेगा वो उसके पैसे देगा, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, डिपेंडेंसी मेरी नहीं है, इंडिपेंडेंट है। वो अपना देखे, मैं अपना देखूं, दो जिस्म एक जान, वो वाली बात तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ क्लॉज और सब क्लॉज में भी होता है। क्लॉज और सब क्लॉज भी यही कहते हैं कि अगर हम दोनों का डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी अलग अलग है तो वो क्लोज और सब क्लोज होंगे। और अगर दो जिस्म एक जान वाली बात है, मतलब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, वो वाली बात है, तो वो सेक्शंस और सब सेक्शंस होते हैं। मतलब जब भी आप कभी ध्यान रखो, क्लॉज और सब क्लॉज TTMM है, तुम तेरा मैं मेरा, इंडिपेंडेंटली है, उनको हम एक साथ रीड नहीं कर सकते, एक साथ नहीं पढ़ सकते। लेकिन सेक्शन और सब सेक्शन ऐसी चीज है कि वो दो जिस्म और एक जान वाली बात है, प्रेमिका प्रेमी जैसी बात है। वो कहते हैं ना कि वक्त मिला तो तेरी जुल्फों को सुलझाऊंगा, वक्त मिला तो तेरी जुल्फों को सुलझाऊंगा, अभी उलझा हूं जरा वक्त को सुलझाने में। ये एक प्रेमिका के लिए था। तो सेक्शन और सब सेक्शन दोनों आपस में लिंक है। मतलब अगर आपने सेक्शन सब सेक्शन देखने हैं तो आपको सारे सब सेक्शन देखने ही पड़ेंगे, लेकिन क्लॉज का ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्लॉज को इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। सर कहानी समझ आ गई, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी समझ आ गई, जरा इसको एक बार और थोड़ा सा समझाओ, एग्जाम्पल लेके समझो तो हमें क्लियर हो कैसे इनकम टैक्स में लिखी जाती हैं ये बातें, वो मैं आपको समझाता हूं। अब यहां देखिए क्लोज एंड सब क्लोज क्या कहता है, व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, आजाद है। When each part of the section is independent of each other, डिपेंडेंसी कोई नहीं है, कोई किसी को भी छोड़ के जा सकता है किसी भी टाइम पे। एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर, दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। सच पार्ट आर कॉल्ड क्लॉज। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में आप किसको एग्रीकल्चर, ये तो नहीं है कि किसी भी चीज को आप एग्रीकल्चर इनकम मान लोगे। मान लीजिए किसान गेहूं लेके मंडी में आता है और जो वो आड़ती होता है वहां पे जो उसका गेहूं बिकवाता है मंडी में,
तो क्या उसको भी एग्रीकल्चर इनकम मान लो? वो तो अलग चीज से डिसाइड होगी ना। तो क्लॉज 1A of section 2 defines agriculture income और clause 1B defines amalgamation। amalgamation का मतलब जोड़ना, जुड़ाव, मर्जर। दो कंपनी, अभी अभी ताजा ताजा एग्जांपल है वोडा एंड आइडिया का। वोडाफोन एंड आइडिया का ये एक वो है, क्या है कि एग्जांपल है आपके सामने अमालगमेशन का। अमालगमेशन का एग्जांपल है वोडाफोन और आइडिया जब मर्ज हुए थे। वोडाफोन और आइडिया जब मर्ज हुए थे तो ये अमालगमेट हुए थे, अब मिले थे। और जब एग्रीकल्चर इनकम मैंने निकाली किसी किसान की कि इनकम टैक्स में इस चीज को मैं एग्रीकल्चर इनकम मानूंगा, तो इन दोनों में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, अलग अलग है। उन्होंने कहा आप इसको इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अमालगमेशन अलग पढ़ो सेक्शन 2 क्लॉज 1B में, और आप एग्रीकल्चर इनकम अलग से पढ़ो सेक्शन 2 1A में, क्लॉज 1A में। तो इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। सबसेक्शन क्लॉज, सब क्लॉज, सबसेक्शन, it refers to such part of a section where each part is related with other and all subsection taken together complete the concept pronounced in that section। मतलब उसको एक साथ ही पढ़ा जा सकता है, उसका इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं है साहब, उसको एक साथ ही पढ़ा जाएगा, उसके बिना आपको समझ ही नहीं आएगा। अब अगर मैं बात करूं, कोई भी बंदा हिंदुस्तान में जो रहता है, जो हिंदुस्तान के रिसोर्सेज यूज करता है, वो हिंदुस्तान में टैक्स देगा, बिल्कुल टैक्स देगा। वो टैक्स कैसे देगा? क्या हम उस पर टैक्स लेंगे? अलग अलग तरीके से टैक्स लेंगे। रेजिडेंट पे अलग तरीके से टैक्स लेंगे और नॉन रेजिडेंट पे अलग तरीके से टैक्स लेंगे। लेकिन अब लेट से मान लीजिए पंजाब के बहुत से लोग कनाडा जाते हैं, जी बिल्कुल जाते हैं। अब जब वो लोग कनाडा जाते हैं तो वो हिंदुस्तान भी आते होंगे, आते हैं जी। तो जो एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो स्टेटस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब जो सेक्शन 5 है इनकम टैक्स का, जो सेक्शन 5 है उसका सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है रेजिडेंट को, और सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है रेजिडेंट को, और सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है नॉन रेजिडेंट को। मतलब अगर आपको ये देखना कि ये बंदा, लेट से मैं अपनी बात करता हूं, मैं कनाडा चला जाता हूं और हिंदुस्तान में बीच बीच में आता जाता रहता हूं, तो आपको ये देखना होगा कि मैं रेजिडेंट हूं कि नॉन रेजिडेंट हूं। तो आपको ये दोनों सबसेक्शन एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, मिला के पढ़ने पड़ेंगे एक साथ, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको मेरा स्टेटस देखना है, मैं तो या तो रेजिडेंट होऊंगा, मेरी बात समझना, या तो मैं रेजिडेंट होऊंगा या नॉन रेजिडेंट होऊंगा, कोई एक तो रहूंगा ही होगा ना, दोनों तो नहीं हो सकते, या दोनों को इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ सकते, आपको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन पढ़ोगे 1, सेक्शन 5, सबसेक्शन 1 और सेक्शन 5 और सबसेक्शन 2। या तो मैं यहां फॉल करूंगा या यहां फॉल करूंगा। अगर यहां फॉल कर गया तो इधर नहीं करूंगा, और अगर इधर कर गया तो इधर नहीं करूंगा, किसी एक में तो फॉल करूंगा। तो आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि साहब मैं रेजिडेंट हूं कि नॉन रेजिडेंट हूं। लेकिन अगर मैं क्लोज सब क्लोज की बात करूं तो आप देखो या मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हो। आपको एग्रीकल्चर इनकम जाननी थी कि साहब इसको एग्रीकल्चर इनकम कहते कि नहीं कहते, तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 1A पढ़ोगे और सेक्शन 2 क्लॉज 1B पढ़ोगे। अमालगमेशन के लिए दोनों अलग अलग पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा, होप सो। Each subsection is related with other in that sense the only when one reads them all. Each subsection related with the other in that sense that only when one reads them all one gets the complete idea। एक का आइडिया मुझे तब ही मिलेगा रिलेटेड विद द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मतलब एक को मैं पढ़ूंगा तब ही मैं दूसरे को पढ़ूंगा, तभी मुझे होल सिनेरियो नजर आएगा।
ए सेक्शन में है प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन। जो एक सेक्शन होता है, जो एक सेक्शन होता है उसमें प्रोवाइजोज होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होती है। प्रोवाइजो का मतलब बशर्तें, आप ये कर दो, बशर्तें। एक्सेप्शंस अपवाद है, अपवाद। एक्सेप्शन को हिंदी में अपवाद भी बोलते हैं। हिंदी में इसलिए लिखवा देता हूं क्योंकि एक जो कनेक्टिविटी होती है हमारी हिंदी के साथ वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो हिंदी में इसको अपवाद बोलते हैं। इट गिव्स द एक्सेप्शन। प्रोवाइजो किसको बोलते हैं? प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट ये सब कुछ ठीक है, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते ये ठीक नहीं है। मैं आपकी सलाह मान जाऊंगा। कई बार क्या होता है, आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो शादी के लिए। सर एग्जाम्पल वहीं से आ रहे हैं, क्या करें। आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो शादी के लिए और वो कहती है मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूं, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते मेरी एक शर्त है, क्या? कि तुम गवर्नमेंट जॉब पे होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो। अब वो लड़की ठीक है नहीं है वो सब आपका मैटर, वो आप लोग देखो, क्योंकि हर कोई अपनी सिक्योरिटी देखता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट गिव्स द एक्सेप्शन कंडीशन टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन सबसेक्शन क्लोज, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते। बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट। कई बार आप ग्रुप बनाते होंगे कि चलो जी गोवा घूमने चलते हैं, या फिर इधर घूमने चलते हैं, उधर घूमने चलते हैं। तो उनमें से कोई एक दोस्त कहता है भाई मैं भी चलूंगा, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते मैं पैसे नहीं दूंगा या मैं पैसे कम दूंगा, क्योंकि तुम सारे लोग जॉब पे हो और मैं अभी पढ़ रहा हूं। कई बार होता है कि सारे जॉब पे होते हैं, एक दोस्त अनएम्प्लॉयड होता है या फिर पढ़ नहीं रहा होता, उसकी नौकरी नहीं लगी होती, वो कहता है कि मैं भी चलूंगा बशर्ते प्रोवाइडेड दैट तुम सब लोग 1000 रुपए दे रहे हो, मैं सिर्फ 500 रुपए दूंगा क्योंकि मैं जॉब पे नहीं हूं। एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन का मतलब इट गिव्स क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दैट सेक्शन सबसेक्शन क्लोज। एक्सप्लेनेशन का मतलब सेक्शन सबसेक्शन की अगर कोई एक्सप्लेनेशन है। दो चीज आज की क्लास में याद रखेंगे, सेक्शन सबसेक्शन तो मैंने बता दिया, प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन क्लैरिफाई कर दिया, उसको आसान भाषा में समझा दिया। जैसे हम आपको डायरेक्ट टेक्स्ट आसान भाषा में समझा रहे हैं, आसान भाषा में समझा रहे हैं। तो इट गिव्स क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू द प्रोविजन, आसान भाषा में, ठीक है। इट गिव्स क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दैट सेक्शन सबसेक्शन क्लोज। दिस एक्ट, अब दिस एक्ट सिंस इट इज रेवेन्यू बेस्ड एक्ट। रेवेन्यू बेस्ड का क्या मतलब है कि इस एक्ट से, इनकम टैक्स एक्ट से उसको, किसको? गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। ये रेवेन्यू बेस्ड एक्ट है। जीएसटी भी क्या है? रेवेन्यू बेस्ड। रेवेन्यू मतलब पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वो पैसा गवर्नमेंट को इससे पैसा मिलेगा। रेवेन्यू बेस्ड एक्ट है। अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं या कंपनीज एक्ट की बात करूं तो ये रेवेन्यू बेस्ड एक्ट नहीं है, ये उन्होंने लॉ बनाया है कि आप अगर ये चीजें करते हो तो इन चीजों को फॉलो कीजिए। वहां से जो गवर्नमेंट का मकसद है वो ये है कि इन पे लॉ अप्लाई किया जाए, ना कि पैसा वहां से निकाला जाए। लेकिन पैसा निकाला कहां से जाए? इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, यहां से उनका ये रेवेन्यू बेस्ड है, यहां से उनको पैसा चाहिए होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पे सिर्फ उनको कुछ कानून मनवाने हैं कि आपको ये बिजनेस करना, ये धंधा करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप ये प्रोविजन फॉलो करोगे। वो रेवेन्यू बेस्ड नहीं होते। लेकिन इनकम टैक्स क्या है? रेवेन्यू बेस्ड एक्ट है। इट एक्ट, द एक्ट सिंस इट इज रेवेन्यू बेस्ड अंडरगो चेंजेस एवरी ईयर। हर साल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि यार हर साल कुछ ना कुछ चीजें नई नई आती जाती हैं। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी मार्केट में बिटकॉइन आए हुए हैं। अब आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले तो बिटकॉइन नहीं था, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी?
तो अब एक्ट को तो यार बदलना पड़ेगा ना। अब 1961 में चिल्ड्रन अलाउंस शायद 100 रुपया कितना रुपये होता है, लेकिन आज के टाइम पे क्या वो 100 रुपये एग्जिस्ट करता है? लाखों में सैलरी लेते हैं, उस टाइम पे हजारों में सैलरी थी तो 100 रुपये था चिल्ड्रन अलाउंस, लेकिन आज के टाइम पे तो नहीं होगा ना। तो आज के हिसाब से टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ी, तो उसके हिसाब से टाइम वैल्यू ऑफ मनी गिरी, तो उसके हिसाब से उसको बढ़ाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हर साल ना इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट चेंज होते रहते हैं। चेंजेस एवरी ईयर विद एडिशन और डिलीशन, कुछ ऐड होता है, कुछ डिलीट हो जाता है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, अब उसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो उस चीज को। डिलीशन ब्रॉट बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट पास्ड ऑन बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हर साल क्या आता है? फाइनेंस एक्ट आता है, जिसको बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों सदन, अपर हाउस लोअर हाउस, दोनों उसको पास करते हैं, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है और वो इनकम टैक्स एक्ट में शामिल कर लिया जाता है। वो फाइनेंस एक्ट उस साल का अभी आने वाला है, फरवरी 2023 में वो एक्ट आने वाला है, फाइनेंस एक्ट। अभी चल रहा है दिसंबर 2022। तो चलिए जनाब, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को होप सो समझ आया होगा। आज तारीख थी 19 दिसंबर 2022 की सुबह सुबह हमने ये क्लास रिकॉर्ड की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर ये क्लास यूट्यूब पे आप देखते हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो क्लास में, वो इम्प्रूवमेंट तो जरूर 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 बताइएगा। मैंने आपको अपना नंबर दे ही दिया है, आप इस पे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जरूर जरूर फीडबैक दीजिएगा और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ऐसे ही एकदम आसान भाषा में हंसते हंसाते इनकम टैक्स आपको समझा देंगे। आपका जब आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और ब्लड टेस्ट कराओगे तो वहां से सिर्फ इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स ही निकलेगा और कुछ निकलेगा ही नहीं। आपके रग रग में, खून के एक एक बूंद में इनकम टैक्स को बसा देंगे। ठीक है दोस्त, तो एक शेर के द्वारा इस क्लास का आज समापन करते हैं कि बस कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, बस कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर भी रोज का है और जाना भी कहीं। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।